हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस देखे। अब हम जितने भी टाइप्स के स्ट्रेस हैं उसको हम एक एक करके डील करेंगे। अभी हम बात करेंगे डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस की। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? जैसे कि हमारा कोई बॉडी है, प्रिज्मेटिक बॉडी है, और इसका सीजी कहाँ पे है? सेंटर पे है। जब हम फोर्स बॉडी के सेंटर पे लगाते हैं, मतलब उसके सीजी पे लगाते हैं, ठीक है, जो उसकी सेंट्रोइडल एक्सिस है वहां पे जब हम फोर्स लगाते हैं, अब ये फोर्स कैसे लग रहा है? अगर ये हमारा प्लेन है, रेफरेंस प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मल लग रहा है, मतलब परपेंडिकुलर लग रहा है, तो फोर्स भी हमारा नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगा। डायरेक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है? डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्ट नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसी की वजह से आपका डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। सपोज हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस बॉडी को या तो आप इधर भी फोर्स लगा सकते हैं या तो बॉडी को फिक्स कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा एक चीज बताना चाहते हैं। जो हमने पढ़ा है, स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, हमने ये पढ़ा है। ठीक है, बट ये फॉर्मूला वैलिड होता है फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप कहेंगे कि ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। जितने भी स्ट्रेसेस हम पढ़ेंगे उसका हम स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टडी करेंगे, वही ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम जैसे यहाँ पे अगर हम कोई क्रॉस सेक्शन कट करते हैं, ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन पे हम देखेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन वो होगा, वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। अगर हम इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं, इसके अपोजिट में हमारा रिएक्शन फोर्स लगा, ठीक है, ये हमारा क्या है? रिएक्शन फोर्स, जो कि पी फोर्स के इक्वल है। हम ये क्या कह सकते हैं? पी बाई ए। ठीक है, कहीं पे भी आप देखो, अगर हम बीम के टॉप फाइबर पे यहाँ पे स्ट्रेस देखेंगे, ये भी आपका पी बाई ए होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपका पी बाई ए होगा। मतलब थ्रू आउट द सेक्शन हर जगह जो है क्या है? सेम है। स्ट्रेस यूनिफॉर्म है। अगर यहाँ पे भी पी बाई ए है तो यहाँ पे भी पी बाई ए होगा। ठीक है, पूरे सेक्शन में आपका स्ट्रेस सेम है। अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव स्ट्रेस है तो पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है, नेगेटिव है तो पूरे सेक्शन में नेगेटिव स्ट्रेस है। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। जैसे कि सेंट वेनेंट प्रिंसिपल होता है, सेंट वेनेंट प्रिंसिपल, इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये टर्म हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सेंट वेनेंट प्रिंसिपल क्या होता है? पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम विजुलाइज करेंगे कि क्या होता है। जैसे कि एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, प्रिज्मेटिक बॉडी, और यहाँ पे क्या लग रहा है? पॉइंट लोड लग रहा है पी अमाउंट का। अब ये जो पॉइंट लोड लग रहा है, अगर हम ये जो हमारा एक्सटर्नल, ये आपका क्या है? बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है, अगर इससे थोड़ा सा ही नीचे, ज़्यादा दूर पे नहीं, थोड़ी सी नीचे पे अगर हम सेक्शन कट करके देखें, यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है इसी के जस्ट पास में अगर आप देखते हो तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो कुछ ऐसे नेचर का होगा, ऐसा होगा। ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसको हम सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा और हम अगर नीचे देखें, सपोज हम यहाँ पे सेक्शन कट करके देख रहे हैं, जस्ट नीचे, ये थोड़ा सा फिगर में लग रहा है कि काफी नीचे, बट ये जस्ट नीचे आप समझ लो। ठीक है, सपोज ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन था, और ये आपका सेकेंड सेक्शन है। तो सेकेंड सेक्शन के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि नियरली पैराबोला बन रहा है, बट यूनिफॉर्म नहीं है।
और हम नीचे आके देखते हैं थर्ड हमने सेक्शन कट किया और यहाँ पे जब हम विजुलाइज किए तो यहाँ से पे जाके हमको यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन मिला। अब ये क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ए, पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही फोर्स के हम थोड़ा सा नीचे देखे, ये बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं था, इस शेप में था। सेकंड ये हुआ, थर्ड ये हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आपका लोड अप्लाई हो रहा है वहाँ से सफिशिएंट डिस्टेंस पे जब हम देखते हैं सेक्शन कट के, तब हमें जाके यूनिफॉर्म स्ट्रेस मिलता है। अब इस चीज़ को हम आपको विजुलाइज करा के दिखाते हैं कि रियल में ये फिनोमिना कैसे होता है। ठीक है, सपोज ये क्या है, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, जैसे ये है। हम सपोज इसको यहाँ पे प्लेस कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम पॉइंट लोड लगा के देखेंगे। अब आप ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऐसा शेप बन रहा है जस्ट यहाँ पे, बट इसके जस्ट थोड़ा सा और नीचे देखिए, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म है, यहाँ पे तो यूनिफॉर्म है। ठीक है, जहां पे लोड लगाओगे, अगर पॉइंट लोड है तभी ऐसा होता है, पॉइंट लोड के केस में। ठीक है, वो पूरे क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जहां पे जस्ट लोड लगा। ठीक है, तो ये फिनोमिना है जिसको हम विजुलाइज करके देख सकते हैं। अब इससे हमारा कंक्लूजन तो निकल आया कि हमें जो सेक्शन कट करना है वो पॉइंट लोड से सफिशिएंट डिस्टेंस पे कट करके चेक करना है, तभी हमको यूनिफॉर्म डिस्टेंस मिलेगा। और ये जो फिनोमिना है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ये हमारा क्या हो रहा है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अगर आपको स्ट्रेस कंसंट्रेशन को ओवरकम करना है, अवॉइड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक रिजिड प्लेट लगा देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज ये बॉडी है हमारी, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक रिजिड प्लेट लगा देंगे, रिजिड प्लेट। अब जब आप यहाँ पे लोड लगाओगे तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि फिर से विजुलाइज करके आप देख लीजिए, जैसे ये हमारा बीम था, सपोज हमने यहाँ पे एक रिजिड प्लेट लगा दिया। अब यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे कहीं पे कंसंट्रेशन हो रहा है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका और एक आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हो। जैसे कि सपोज ये आपका एक क्या है, बोल्ट है, ये आपका क्या है, बोल्ट है। बोल्ट में क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, ये आपका नट है। ये नट के नीचे ये क्या होता है, यहाँ पे वाशर होता है। ये जो वाशर लगा होता है, फिर आपका यहाँ पे क्या होता है, ये बॉडी होती है जिसे हमें टाइट करना रहता है। ये कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, तो जो वाशर का यूज करते हैं ये अवॉइड करने के लिए करते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन को। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपको विजुलाइज करने के लिए एग्जांपल मिल जाएगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का। तो इसी को हम कहते हैं सेंट बेनेंट प्रिंसिपल। ये समझ आ गया, और डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस हमें समझ आ गया कि हमारा जो फोर्स लगेगा वो बॉडी के नॉर्मल फोर्स लगा, उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आया। अब सेकेंड हम बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की। ठीक है, हम सेकेंड बात करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेंडिंग स्ट्रेस। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस तो ठीक है, स्टूडेंट समझ लेते हैं, बट बेंडिंग स्ट्रेस कुछ स्टूडेंट को टफ लगता है। और बेंडिंग स्ट्रेस को समझने के लिए फिर से वही, हम एक प्रिज्मेटिक रेक्टेंगुलर शेप की बॉडी लिए। ठीक है, ये आपका बॉडी का क्या है, सीजी है। जब हम सीजी पे लोड अप्लाई कर रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। तो इस बार हम सीजी पे लोड अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, और रेक्टेंगुलर शेप है, यही इसका सेंट्रोइडल एक्सिस है और यहीं पे इसका न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस दोनों अलग अलग भी होते हैं।
जरूरी नहीं कि एक ही पॉइंट पे हो, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहां से कुछ इसेंट्रिक डिस्टेंस पे हम लोड लगाएंगे। सपोज हमने यहाँ पे लोड लगाया, चलो हम ये कंप्रेसिव फोर्स लगा दिए P, इधर भी लगा दिए P। ये डिस्टेंस कितनी है, E डिस्टेंस है। सपोज इसेंट्रिक लोड लगा दिए। अब क्या होगा, ये लोड कंप्रेस करेगा, हालांकि हम यहाँ पे लगाएंगे तब भी कंप्रेस करेगा, बट उस केस में हमारा जो ये बीम है, सपोज हम इसको बीम कह रहे हैं, बीम है या जो बॉडी है वो बेंड नहीं होगा, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रिकली लोड अप्लाई हो रहा है, उसके सीजी पे लोड अप्लाई हो रही है। आपने प्रैक्टिकल भी करके देखा, वहां पे बेंडिंग नहीं हुआ, बट जैसे ही हम इसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई करते हैं वैसे ही बेंडिंग मोमेंट जनरेट होता है, और उस बेंडिंग मोमेंट के कारण हमारा बीम बेंड हो जाता है। बेंडिंग स्ट्रेस हमने बताया भी था, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इस लोड के कारण, अच्छा इस पॉइंट पे ये जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे क्या होगा, कितना मोमेंट आएगा, पी लोड ऐसे लग रहा है, ठीक है, इसको कंप्रेस कर रहा है, मतलब मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। बट ये मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज फोर्स इनटू लीवर आर्म, या फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारा क्या है, P है, मल्टीप्लाई बाई ये डिस्टेंस E, यही होता है मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक है। अब P इंटू E का हमें क्या मिल गया, मोमेंट मिल गया इस न्यूट्रल एक्सिस पे। ये जो मोमेंट का इफेक्ट है, ये कैसा इफेक्ट है, सैगिंग इफेक्ट है। अभी ये सैगिंग वैगिंग क्या होता है, सारी चीजें बताएंगे, पहले हम विजुलाइज करें कि हाँ हमारा जो ये बीम है कैसे बेंड होगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे शेप में बनेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसको कंप्रेस कर रहा है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। ये जो मोमेंट है इस पार्ट को कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया, और जब ये कंप्रेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स यहाँ पे लग जाएगा। अब हमारी बीम बेंड हो गई, मतलब डिफॉर्मेशन हो गया, तो जब डिफॉर्मेशन होगा तो उसके अगेंस्ट में क्या लगेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगी। अगर उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम पूरे पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग हुआ, बेंडिंग से क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस को समझने से पहले हम आपको साइन कन्वेंशन बताना चाहते हैं, जैसे कि टेंशन को पॉजिटिव लिया जाता है और कंप्रेशन को नेगेटिव साइन से डिनोट किया जाता है। ऐसा क्यों, स्टैंडर्ड बुक में ये साइन कन्वेंशन यूज होता है। सेकेंड, आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रैक्टिकली, अगर हमारे जो बॉडी था, सपोज अगर इसका लेंथ L0 है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, लेंथ बढ़ गई, मतलब इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, L प्लस कुछ थोड़ा सा लेंथ बढ़ा है, L प्लस डेल्टा L। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज किया है, L0 माइनस डेल्टा L। यहाँ पे लेंथ डिक्रीज कर रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो उसको हमने नेगेटिव ले लिया, घट गया नेगेटिव, यहाँ पे लेंथ बढ़ गई पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे भी हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, हाँ इसको हम आपको विजुलाइज कराते हैं। हमारे पास जो बॉडी है इसके हेल्प से अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, CG है, न्यूट्रल एक्सिस है, ये पॉइंट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। हम जब बॉडी के कॉन्सेंट्रिक लोड लगाते हैं, कोई बेंडिंग हो रही भाई, नहीं हो रही है, लोड का नेचर कैसा है, कॉम्प्रेसिव। अब हम क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी पे लोड लगाएंगे, यहाँ पे सेंट्रोइडल एक्सिस से ई डिस्टेंस पे। अब हम लोड लगा रहे हैं, ठीक है, ये देखो क्या हो रहा है, ये बेंड हो रही है। ये टॉप पार्ट क्या है, कंप्रेशन में, बॉटम पार्ट टेंशन में, बस यही है बेंडिंग और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमको समझ आ गया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, चलो ये तो हम समझ लिए कि बेंडिंग मोमेंट हो गया, हमारा बेंडिंग स्ट्रेस आ गया, बट हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए इतना तो हमें समझ आ रहा है कि एक साइड में यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो
हमारा जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म तो नहीं होगा। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है, एक साइड में पॉजिटिव एक साइड में नेगेटिव। जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होता है और ये लीनियरली वेरी करेगा। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, कंप्रेस कर रहा है तो हमारा एरो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कंप्रेशन। और यहाँ पे क्या है, टेंशन। एरो का डायरेक्शन आप ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए टेंशन। अब आप देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर है। न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा स्ट्रेस क्या है, 0 है, और टॉप और बॉटम फाइबर पे हमारा स्ट्रेस मैक्सिमम है। अगर हम बीम की बात करें, हमारा जो बॉडी है इसके टॉप फाइबर पे और बॉटम फाइबर पे दोनों पे क्या है, स्ट्रेस हमारा मैक्सिमम है। बट हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है या हमारा जो सेंट्रोइडल एक्सिस है इस केस में, वहां पे हमारा बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, 0 है। ठीक है, अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला क्या होगा उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे बेंडिंग इक्वेशन की। बेंडिंग इक्वेशन का यूज करेंगे। आप लोगों को बेंडिंग इक्वेशन पता होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई वाई इक्वल टू एम बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। 1 बाई आर क्या है, कर्वेचर है। अभी हम इसको यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी हमारा सिर्फ काम इतने से है। सिग्मा क्या है, आपका बेंडिंग स्ट्रेस है, इज इक्वल टू एम वाई डिवाइडेड बाई आई। आई क्या है यहाँ पे, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वाई क्या है आपका, वाई आपका न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है। जिस डिस्टेंस पे हमें स्ट्रेस चाहिए उस डिस्टेंस को यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि सपोज अगर हमें यहाँ पे स्ट्रेस चाहिए तो ये वाई डिस्टेंस हम यहाँ पे पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आ जाएगा। एम आपका क्या है, ये आपका बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, ये आपका क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब हम बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे कि मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, ये जो आई है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग। जितना ज्यादा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतनी ही कम बेंडिंग होगी। ठीक है, ये सब हम खैर डिटेल में बात करेंगे, अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं। अब सपोज हमें बेंडिंग स्ट्रेस का इक्वेशन मिल गया, सिग्मा इक्वल टू एम वाई डिवाइडेड बाई आई। हमें अगर यहाँ पे निकालना है स्ट्रेस इस पॉइंट पे, यहाँ पे कितना स्ट्रेस है, यहाँ से हमने वाई डिस्टेंस ले लिया। ठीक है, और कितना मोमेंट होगा, मोमेंट हमने यहाँ से निकाल लेना है, पी इंटू ई करके मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, और इस वाई डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा इसका डायमेंशन होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं और हम इजिली बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा होगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल स्ट्रेस का। आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा कि हमारा डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।